गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कर्व मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे या स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एट ऑल फर्स्ट मैं इनके यूजेस के बारे में आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। नो डाउट जो आज की क्लास होगी वो आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी। रीजन बिहाइंड ये सब आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं। अब बेसिक्स हैं, नो डाउट इनकी जरूरत हम लोगों को हर जगह पर होती है, इसलिए ये क्लास मैंने जानबूझ करके असाइन की है। थोड़ा स्पीड भी मैं यहाँ फास्ट रखने की कोशिश करूंगा बिकॉज ऑफ ये सारा कंटेंट आप लोग 10th में पढ़ के आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कर्व मिरर में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स की मिरर की बात करें, तो मैं यहाँ एक डायग्राम के थ्रू आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है। अगर इस स्फेरिकल सरफेस के आउटर साइड को मैं पॉलिश कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉनकेव। कॉनकेव अगर बिल्कुल इसका उल्टा मैं कंसीडरेशन ले लूं कि वही मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के इनर साइड को पॉलिश कर दूं तो निश्चित रूप से ये मेरा बन जाता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नो डाउट केव जैसा स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, यहां से रे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, तो केव जैसा स्ट्रक्चर है, गुफा जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसको कॉनकेव कहते हैं। और ये कॉन्वेक्स यानी यहाँ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा है, उथला है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर्स के यूज की बात करते हैं तो सबसे पहला यूज होता है यहाँ शेविंग मिरर्स का। नॉर्मली जो मेल होते हैं वो शेविंग जब बनाते हैं तो इस तरह के मिरर को यूज करते हैं। नो डाउट फेस के पास में इसको रखा जाता है और कंपैरेटिवली चेहरा या जो हेयर्स हैं वो हमें काफी बड़े बड़े इसके अंदर दिखते हैं, इसलिए ये यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो एक बड़ा रीजन है, बड़ा सरफेस है, वो एक छोटे से रीजन में हम लोगों को क्लियरली दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ है डॉक्टर्स के लिए हेड मिरर। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे उनको कान के अंदर एग्जामिन करना है, नाक के अंदर एग्जामिन करना है, तो अपने हेड के ऊपर इन मिरर्स को लगा लेते हैं। सामने कोई लाइट सोर्स होता है, वो लाइट्स जब कॉन के मिरर के ऊपर आके गिरती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फोकस होती है और उस पॉइंट पे हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट का कान है या नाक है उसको प्लेस करते हैं तो वहां लाइट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर्स को वो इजीली विजिबल होता है, बहुत अच्छे से छोटे छोटे से चेंजेस को भी वो वहां पे देख सकते हैं। ये होता है डॉक्टर्स का हेड मिरर। इसके बाद नेक्स्ट यूज है स्मॉल कॉनकेव मिरर विद ए स्मॉल होल एट द सेंटर इज यूज्ड इन द डॉक्टर्स ऑप्थोमोलोस्कोप। नो डाउट जो मैंने हेड मिरर वाला यूज बताया है उसी का एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ ऑर्थोमोलोस्कोप बनाते हैं, डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एट रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट्स। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, चाहे वो स्कूटी हो, मोपेड हो या व्हाटएवर हो, कार हो, सबके अंदर जो हेडलाइट्स होती हैं वहां पे ये कॉनकेव मिरर्स हम लोग यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर के फोकस पे लाइट सोर्स यानी बल्ब लगाते हैं और निश्चित रूप से वो लाइट वेव्स जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस पैरेलल हो जाती हैं, तो बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक लाइट अनडेविएटेड या मैं कहूंगा कि अनस्प्रेड सीधे सीधे पहुंचती है और ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रेलवेज के इंजन में, टॉर्च लाइट्स में, इन सारी की सारी जगहों पर हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर्स को। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनको जनरली हम लोग व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर की तरह से यूज करते हैं। आपने अपनी कार में देखा होगा कि दोनों साइड में बाहर की तरफ मिरर्स निकले रहते हैं या ड्राइवर सीट के जस्ट ऊपर सेंटर में एक मिरर लगा रहता है जिसमें पीछे से आने वाले व्हीकल्स की लोकेशन को, सिचुएशन को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे मिरर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। तो ये बेसिकली यूज है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स का। अब हम इमेज फॉर्मेशंस की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स।
इमेज फॉर्मेशन देखें और इन दोनों की डिफरेंशिएट करने की बात करें, देखिए प्लेन मिरर से जो स्मॉल व्यू एंगल रहता है या स्मॉल एरिया रहता है, वही चीज अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर से देखता हूं तो नो डाउट जो लार्ज फील्ड है वो हम लोगों को आसानी से दिखाई देता है, या जो फील्ड व्यू है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है। तो अगर हमें फील्ड व्यू को बढ़ाना हो, जैसे कि मैं अपनी कार में बैक व्यू मिरर की बात कर रहा हूं, तो मुझे बहुत पीछे तक के व्हीकल्स को देखना है, रोड के लेफ्ट राइट सारे पोर्शन में देखना है, तो मैं फील्ड व्यू को बढ़ा सकता हूं, लार्ज फील्ड व्यू गैदर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये डायग्राम आप लोग यहां पे देख रखे होंगे, इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज फॉर फर्दर ऑप्टिक्स, देखिए जो हम लोगों ने फर्स्ट 8 चैप्टर्स पढ़े थे तो वहां सीक्वेंस की बात की थी कि भाई सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऑप्टिक्स की पहली क्लास की बात हम करें, आज की क्लास की बात करें, तो ये बेसिक क्लासेस हैं जिनके बेसिस पे आगे सारा का सारा हम लोगों को पढ़ना है, स्पेशली रे ऑप्टिक्स को। वेव ऑप्टिक्स में भी इसकी जरूरत होगी। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो कॉन्सेप्ट है क्या, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो यहाँ हम डिफरेंट केसेस लेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले मैंने कॉनकेव मिरर यहाँ पे लिया हुआ है। कौन सा लिया हुआ है? कॉनकेव। अब कॉनकेव मिरर में एक एक रे लेकर के मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी, कैसे जाएगी। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे पोल ले लिया, ये फोको ले लिया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। अब इस लाइन को मैं कहता हूं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो लाइट रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर इसके फोकस से पास आउट होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर मेरी लाइट रे फोकस से निकलती है, कहां से निकलती है? फोकस से निकलती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला मैंने रे कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर पैरेलल बीम आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास होगी, या अगर फोकस से बीम आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसी फिगर के ऊपर मैं एक चीज और आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इस इंसिडेंट पॉइंट को मिला देता हूं तो ऑब्वियसली ये जो ग्रीन वाली लाइन हमें दिख रही है ये क्या होगी? ये जो है रेडियस ऑफ द कर्वेचर होगी। रेडियस होगी तो वो सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। जब सरफेस के परपेंडिकुलर होगी तो मैं इसे नॉर्मल टू द प्लेन कह सकता हूं, नॉर्मल टू द प्लेन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कौन सी थी? ये वाली इंसिडेंट रे थी। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल टू प्लेन ऑफ सरफेस के साथ में जो एंगल बनाती है इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल टू सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी फिगर से हम लोग यहाँ पे ये बात भी समझ सकते हैं। सेम आइडिया हम लोगों ने यहाँ दिया है डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, नो डाउट इस कॉन्वेक्स सरफेस पे ये इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो लाइट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट क्या होगा? हमें ऐसा प्रतीत होगी, ऐसी सीन्स होगी या इमेजनरी ये हमारी फोकस पे जाकर के मिलेगी। अब एक्चुअल में ये ओपेक सरफेस यहाँ पे होता है, जब ये ओपेक सरफेस होता है तो आगे तो जाएगी नहीं, आगे जाएगी नहीं, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी डॉटेड लाइन को एक्सटेंड करेंगे हम लोग रियल पोजीशंस में, तो ये मेरे को रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगी। आई होप सो किसी भी कॉन्वेक्स सरफेस से जो पैरेलल आने वाली रे है, किसके पैरेलल? ऑप्टिकल एक्सिस की पैरेलल आने वाली जो रे है वो नो डाउट ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। यहां भी हम लोग क्या ले सकते हैं? जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मेरे पास नॉर्मल टू सरफेस हो गया, जस्ट अ मिनट, ये मेरे पास नॉर्मल टू सरफेस हो गया।
अब इसको अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। इस तरह से I = R यहां पर भी वैलिड होगा। आई होप सो हमने यहां पे सिर्फ एक केस अभी डिस्कस किया है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन उनका क्या होगा, कैसे वो डेविएट होंगी। अब मैं दूसरा केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये सारे के सारे इमेजेस आपको अपनी कॉपी पे साथ साथ बना के देख लेने चाहिए, आपके हाथों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर मिस्टेक्स नहीं होंगी। डियर स्टूडेंट, जैसा मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था उस कन्वर्स, तो हमने इस फिगर में कन्वर्स को ही शो किया हुआ है। क्या शो किया हुआ है, देखिए जो लाइट रे फोकस से होकर के आएगी और यहां किसी पर्टिकुलर सरफेस पे टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां भी जो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वैलिड रहेगा। मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाला ये नॉर्मल टू सरफेस बना देता हूं, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, I = R के बराबर होगा, यहां ये वैलिड रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, सेम कॉन्सेप्ट फॉर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्वेक्स में भी जो लाइट रे कहां प्रिंसिपल फोकस से चलेगी या मेरे को लगेगा कि ये यहां से ओरिजिनेट हुई है, तो इस चीज को मैं यहां से देख सकता हूं। कोरिलेट राइट रे आई ऐसा एंगल बना करके, अगर ये मिरर ना होता तो इस पॉइंट पे इंसिडेंट होती, लेकिन अब ये मिरर रखा हुआ है तो ये आगे तो जाएगी नहीं, ये तो इमेजिनरी पोर्शन होगा, इसलिए डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा वैलिड होगा। कैसे वैलिड होगा, ये मैं अगेन एक क्या बना देता हूं, नॉर्मल टू सरफेस बना देता हूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ये वाला रिफ्लेक्टेड कहलाएगा, I = R होगा। तो ये हम लोगों ने दो केस पढ़े, उन दोनों केसेस का कन्वर्स पढ़ लिया। अब मैं अगले केस की बात करता हूं इमेज फॉर्मेशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये नेक्स्ट केस बहुत ही बड़ा मजेदार सा केस है, आसान भी आपको लगेगा, अच्छा भी है। क्या, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ पे ही वापस आएगी, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्यों करेगी वो जरा समझ लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होने वाली जो भी लाइट रे है उसका इंसिडेंट एंगल 0 होगा, बिकॉज ऑफ यही हमारा नॉर्मल टू सरफेस भी है। तो नॉर्मल टू सरफेस के साथ साथ जो रे आएगी वो इंसिडेंट एंगल 0 बनाएगी। जब इंसिडेंट एंगल 0 बनाएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि R भी मेरा क्या होगा, 0 होगा। जब I भी 0 है, R भी 0 है, इसका मतलब इसी पाथ पे वापस को चली जाएगी। दैट इज फॉर कॉनकेव। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो देखिए कॉन्वेक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे पॉलिश लगी हुई है। अब अगर कोई लाइट रे इस तरह से आती है कि अगर ये मिरर ना होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर के इंटरसेक्ट करती। ऐसी स्थिति में अब देखिए यहां से आगे तो ये वेव जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि यहां तो ये ओपेक मीडियम लगा हुआ है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, वापस चले जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ ऑफ देम मस्ट बी 0 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये केस आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग और आगे बढ़ना चाहेंगे, एक मजेदार सा और केस लेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, फोर्स ऑफ रे की बात की कि कोई भी अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से मैं कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इमेज फॉर्मेशन अगर मुझे शो करना है तो वहां दो या दो से ज्यादा रेज का इंटरसेक्ट करना जरूरी है। जब तक दो या दो से ज्यादा रेज इंटरसेप्ट नहीं करेंगी तब तक इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां भी ये देखना है कि अगर रियल दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी इसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। और अगर इमेजिनरी रे इंटरसेक्ट करती हैं तो निश्चित रूप से वो इमेज फॉर्मेशन इमेजिनरी होगा और उसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोगों ने ये कॉनकेव मिरर लिया हुआ है। अब कॉनकेव मिरर में एक ये मैंने O पॉइंट कंसीडर करके इस पे कोई ऑब्जेक्ट अपना प्लेस कर दिया।
ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानता हूं, तो HO लिखूंगा। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल है। अब यहां से इमेज फॉर्मेशन के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। मैं ऐसे मान सकता हूं कि मान लीजिए ये मेरी ऑल पिन की टिप है, तो यहां से 10⁶ रेज कम से कम निकलती हैं ऑल पिन की टिप से। लेकिन मैं अपने पर्पस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 ही रे को या 3 रे को कंसीडर कर रहा हूं। तो पहली रे मेरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, जो अभी मैंने इमेज फॉर्मेशन के लिए बताया था, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, तो ये मैंने फोकस से पास करते हुए बना दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो दूसरी रे है, ये दूसरी रे मैंने सीधे सीधे फोकस से पास कराई। जब ये सीधे सीधे फोकस से पास कराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अल्टीमेटली ये दोनों रे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरे पास इमेज फॉर्मेशन हो गया। डियर स्टूडेंट्स, कोई जरूरी नहीं है यही 2 रे होंगी, यहां इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगे। मान लीजिए मैं एक रे इस तरह की लूं जो इसी पॉइंट से निकल रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास आउट होती है, तो ऑब्वियसली ये उसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी जिस पाथ से गई थी। ये भी मेरा इसी पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, यानी इमेज फॉर्मेशन मेरा वहीं पे होगा। तो आई होप सो ये इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो थोड़े अच्छे या ज्यादा सोच रखने वाले बच्चे हैं वो ऐसा भी मान सकते हैं कि मान लीजिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ये वाला रखा होगा, तो ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इन्हीं रेज के थ्रू, ये जो रेज हम लोगों ने डिस्कस की है इन्हीं रेज के थ्रू ये मेरा जहां इनिशियल ऑब्जेक्ट रखा था उसके ऊपर बना लेता। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ये इमेज है, और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए ये इमेज होगा। नो डाउट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने HO कहा है, तो यहां हाइट ऑफ इमेज जो है उसको मैं HI कहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ इमेज की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, तो एक माइनस का साइन मुझे इसके आगे लगा देना चाहिए, या मैं इसको कन्वर्ट करके पढूं तो मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि अगर हाइट ऑफ इमेज के साथ माइनस का साइन लगाया है, इसका मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी बच्चों? वो इन्वर्टेड होगी। तो नो डाउट इस केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट अपवर्ड है तो इन्वर्टेड इमेज मेरी डाउनवर्ड मिल रही है, तो माइनस का साइन इस बात को इंडिकेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ये देखिए एक नया कॉन्सेप्ट और मैंने यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन को लेकर के आपको शो करने की कोशिश की है। क्या मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हुआ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ए मेरा ऑब्जेक्ट है, दैट इज HO। अब यहां से इमेज फॉर्मेशन के लिए वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, इमेज बनेगा। पहली रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के पास होगी, ये निकल गई साहब। अब दूसरी रे मैंने फोकस से पास कराई, ये मैंने फोकस से पास कराई, तो ये नो डाउट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। अल्टीमेटली इमेज फॉर्मेशन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर अगर मैंने इसको HO लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो नीचे मेरा ये HI होगा और कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप पेंसिल की हेल्प से ये सब अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे फिट टू स्केल, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए। प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये मैं अभी आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। देखिए जो रे होती है उसकी विड्थ जो है वो नेग्लिजिबल होती है। जैसा मैंने बताया कि ऑलपिन की टिप से 10⁶ रेज निकलती हैं। आपकी जो पेंसिल है वो कंपैरेटिवली उतनी पतली नहीं होती, कई बार तो काफी मोटी पेंसिल से भी कुछ बच्चे डायग्राम बनाते हैं तो सही डायग्राम बन ही नहीं सकता, फिर भी आप लोग कोशिश करेंगे तो मे बी अप्रोचिंग बन जाएगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स लेना चाहूंगा इमेज फॉर्मेशन को ही लेकर के। कोई भी स्टूडेंट यहाँ ये नहीं कहेगा स्पीड फास्ट है, रीजन बिहाइंड ये सब चीजें रिपीटेड है, लेकिन मेरी जरूरत थी इसलिए मैं करा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके बीच में कहीं भी अपना ये ऑब्जेक्ट प्लेस किया है।
इमेज फॉर्मेशन की बात करें, पहला रे हमने कंसीडर किया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से निकलेगा, ये हमने फोकस से निकाल दिया जी। अब दूसरा मैंने फोकस से पास कराया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, इसको मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया डियर स्टूडेंट। ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। नो डाउट HO अगर मेरा पॉजिटिव है तो HI यहाँ पे भी कैसा है, नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इमेज फॉर्मेशन था कॉनकेव मिरर्स के लिए। अब मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक दो इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा। इससे पहले एक स्पेशल केस हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं जो कॉनकेव मिरर के लिए ही है। डियर स्टूडेंट्स इसको ध्यान से हम लोग जरा देखेंगे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा डिफरेंट केस है। यहां है तो मेरे पास कॉनकेव मिरर ही, लेकिन इस कॉनकेव मिरर में जो मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस है वो फोकस और पोल के बीच में है। अब तरीका मेरा वही होगा, इस टिप से एक रे में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालूंगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से पास होगी डियर स्टूडेंट्स। दूसरी रे मैंने कहां से निकाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाली, इसको इस तरीके से आगे एक्सटेंड किया कि वो वापसी में सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों रे को देखता हूं तो ये आगे डाइवर्ज हो रही हैं, आगे इनके मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यहां तो इमेज फॉर्मेशन होना नहीं है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों ही रे को इमेजनरी पीछे बढ़ाऊंगा। अब ये चूंकि इमेजनरी है, वैसे तो ये ओपेक है तो यहां से तो कोई रे निकल ही नहीं सकती, तो मैं इमेजनरी इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली यहां पर इमेज फॉर्मेशन बी पॉइंट पर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों ही इमेजनरी रे थी तो जो मेरा इमेज फॉर्मेशन है वो भी कैसा होगा, इमेजनरी होगा, यानी मैं इसको किसी स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर कैप्चर नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स यहां अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं तो यहां हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैसी है, पॉजिटिव है, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो आई होप सो ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया हुआ है, आगे जहां जरूरत होगी जरूर देंगे, समझाएंगे आपको। कॉनकेव मिरर के बेसिस पे ही हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। एक फेबुलस सा रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको मैं कैपिटल R से डिनोट करता हूं, फोकल लेंथ जिसको मैं कैपिटल F या कई बार स्मॉल f से डिनोट करता हूं, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन तो सबको पता है, R इक्वल्स टू 2F होता है, लेकिन ये कैसे निकल के आता है, इसका डेरिवेशन क्या है, बड़ा छोटा सा है। देखिए कैसे होगा अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन छोटी सी बात आपसे और शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों ने 9th में 10th में ज्योमेट्री पढ़ी है, आपने कभी सोचा कि उस ज्योमेट्री की जरूरत क्या है? नो डाउट आज तक आपने शायद कभी इस पक्ष को नहीं देखा, लेकिन उस ज्योमेट्री की जरूरत अभी हम लोगों को पढ़ने वाली है। वो ज्योमेट्री का यूज कहीं ना कहीं फिजिक्स के अंदर ही है। अगेन आई वुड लाइक टू स्टेट मैथमेटिक्स इज नथिंग, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिक्स। और व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। नेचर में जो भी कुछ मिल रहा है, जैसे कुछ मिल रहा है, बहुत सारे सरफेस हम लोगों को नेचर ऐसे मिल जाते हैं, वहां से कैसे रिफ्लेक्शन होगा, कैसे उसकी इमेजेस बनेंगी, ये सब हमें पढ़ना है। अब चूंकि हमारा टॉपिक भी यहाँ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है, हेंस व्हाई देयर इज ए बेसिक नीड ऑफ ज्योमेट्री फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैं अब इस रिलेशन को प्रूव करना चाहूंगा। कैसे प्रूव करेंगे ये जरा हम लोग देखेंगे। पहले तो हमारा इमेज फॉर्मेशन ही क्लियर होना चाहिए डायग्राम पे। जब हमारा इमेज फॉर्मेशन क्लियर होगा तो फिर हम उसमें ज्योमेट्री लगा पाएंगे, और ज्योमेट्री लगा पाएंगे तो उस चीज को हम लोग फिर एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए बड़ा मजेदार सा हम लोगों को केस मिलता है। ये कॉनकेव मिरर मैंने यहां से ले लिया, ये सपोज मेरा यहां इनफाइनाइट पे कहीं भी कोई भी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मैंने यहां ऑब्जेक्ट दिखाया नहीं है, इसका मतलब कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। अब देखिए इनफाइनाइट का भी कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये यहां पे मैंने f लिया, निश्चित रूप से अभी जो रिलेशन मैं प्रूव करना चाह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ये 2f होगा। अब इतनी ही डिस्टेंस और पीछे मैं बढ़ जाऊं तो ये 4f होगा। डिस्टेंस 4f के पीछे कोई भी पॉइंट होगा, ये 4f मेरा यहां हो गया,
इसके पीछे कोई भी पॉइंट होगा दैट मस्ट बी रिटन एज इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, इंफिनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है साहब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 4f से बियॉन्ड, 4f के पीछे अगर कोई भी पॉइंट कंसीडरेशन में लिया है तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, इंफिनिटी ट्रीट होगा। तो डियर स्टूडेंट, इंफिनिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, सीधे सीधे ए मेंशन कर दिया। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बीम ली हम लोगों ने, नो डाउट ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके पास आउट होगी, ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया। जैसा पीछे मैंने डिस्क्राइब किया था, यहाँ डॉटेड लाइन से हम लोगों ने शो किया है किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये नॉर्मल टू सरफेस की तरह से यहाँ पे ट्रीट की जाएगी। अल्टीमेटली ये वाला एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई जो है वो आर के बराबर होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ ट्रायंगल्स की बात करूं तो एक ट्रायंगल मेरे को समझ में आ रहा है, CBF। CBF ट्रायंगल को अगर मैं देखता हूं तो बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट मुझे मिलता है। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल अल्फा है ये आर के बराबर है। क्यों बराबर है? कि भैया ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एंगल आई और एंगल अल्फा जो है क्या बन गया, ऑल्टरनेट एंगल बन गया। आपने ये ऑल्टरनेट एंगल वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। अगर वो चीज आपको याद नहीं है तो उसको अब रिकॉल कर लीजिए, उन सब चीजों की जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हमारा अल्फा के बराबर हो गया, आई हमारा आर के बराबर भी था। इसका मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मेरे को बराबर मिल गए। इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड है, अल्फा के सामने ये वाली साइड और आर के सामने ये वाली साइड कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। जब ये आपस में बराबर होंगी तो यहां से मेरे को रिलेशनशिप बड़ी मजेदार सी डियर स्टूडेंट्स मिल जाती है। इसी क्लू के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं निश्चित रूप से यहां प्रूव कर पाऊंगा 2f इक्वल्स टू व्हाट आर। f क्या है डियर स्टूडेंट्स, f है ये वाली डिस्टेंस p से लेकर के f तक की जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। और r क्या है, r है डिस्टेंस c से लेकर के p तक की। मैंने नीचे यहां मेंशन भी कर रखा है, स्मॉल f से शो कर रखा है, तो आप यहां भी स्मॉल f से शो कर लीजिए, नेमिंग की बात है, आपका मन है कैसे भी कर लीजिए। और यहां कैपिटल R से कर रखा है तो ये कैपिटल R है। आई होप सो डायग्राम को देख करके कैपिटल R क्या है, स्मॉल f क्या है, I R के बराबर है, R अल्फा के बराबर है, अल्फा I के बराबर है, क्यों है, कैसे है, इन सारी बातों को अभी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। तो मैं यहाँ आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। इस ब्रेक के अंदर जो भी मैंने कुछ बोला है जरा उसको सेल्फ रियलाइज करने की कोशिश कीजिए और इंटरलिंक कीजिए नीचे वाली फिगर के साथ में। जो मैंने ऊपर कॉनकेव के लिए फिगर बनाई है बिल्कुल वैसी ही फिगर मैंने कॉन्वेक्स के लिए नीचे बनाने की कोशिश की है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो वो जरूर अभी हैंड रेज करेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम लोगों ने कॉनकेव के लिए पढ़ा उसको मैं कॉन्वेक्स के लिए आपको एक बार और शो कर देता हूं, बता देता हूं तो आपको और अच्छा हो जाएगा। देखिए ये मेरे पास क्या हो गया साहब, वही कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इस कॉन्वेक्स मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोको पॉइंट और ये पोल, इन तीनों को मिलाने वाली लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस। नो डाउट सी पर बनने वाला जो एंगल था किसके थ्रू, रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू, दैट इज अल्फा। यहां अगर मैं बात करता हूं ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज आई। इसी के बराबर आर बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को मैंने पीछे बढ़ाया तो वही ट्रायंगल मेरा CBF बन गया। यहां भी मैंने CBF ही कंसीडर किया था। इमेजेस मैंने इस तरह से बनाई है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कि जो नॉमेनक्लेचर है ट्रायंगल का, एंगल का, वो सेम रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है BCF,
इसमें मेरा जो R है वो अल्फा के बराबर है। क्यों है, कैसे है, ये जरा आप सोचिए। नहीं क्लियर होता तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या अभी हैंड रेज करके पूछ लेना। F फोकल लेंथ है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर ये इमेजेस आपको क्लियर है तो अब एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इट्स वेरी सिंपल टास्क। मैं यहां आपको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूं, बता देता हूं कि एग्जाम में आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे लिखोगे। कॉन्वेक्स के लिए आएगा नीचे वाली इमेज बनाओगे, कॉनकेव के लिए आएगा ऊपर वाली बनाओगे। जो कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। जहां आप लोगों ने रटने की कोशिश की डियर स्टूडेंट्स, वहीं प्रॉब्लम में फंस जाओगे। रोट मेमोरी में बिल्कुल मत जानना, आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही क्लियर करना है। मैं ये जो भी एनोटेशन इस पे किया हुआ है वो हटा रहा हूं। ओरिजिनल इमेजेस आपके सामने हैं, तो एक बार इन ओरिजिनल इमेजेस को और आप अपनी आंखों में भर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैंने पहले लिखा आई आर के बराबर होगा, फिर मैंने लिखा अल्फा आई के बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए। अल्टीमेटली मैंने लिखा एक ही ट्रायंगल के अंदर आर और अल्फा दोनों आपस में बराबर होंगे, सी और एफ आपस में दोनों बराबर, सी एफ एफ बी के बराबर होगा। एक ही ट्रायंगल के अंदर ये नीचे वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, बिकॉज ऑफ इस साइड के सामने एंगल आर है और बी एफ साइड के सामने एंगल अल्फा है। जब एंगल आपस में बराबर है तो साइड भी बराबर होंगी, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है 8th क्लास में। डियर स्टूडेंट, जब ये साइड बराबर हो गई तो आगे एक छोटी सी कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली? फॉर ए मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। जो भी हम लोग यहां पे प्रूफ कर रहे हैं वो स्मॉल अपर्चर वाले मिरर्स के लिए है। अगर बिग अपर्चर है तो ये प्रूफ हमारे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे लिखता हूं एफ बी इक्वल्स टू एफ पी। देखिए एफ बी एफ पी, अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों साइड हैं आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये अपर्चर मेरा छोटा है। अगर मैं यहां से इसको घुमा के लाऊंगा तो ये बी पॉइंट पी के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये एजम्पशन लिया डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरा एफ बी नियर अबाउट बराबर है एफ पी के, तो ऑब्वियसली सी एफ जो था वो पहले ही मैं एफ बी के बराबर प्रूव कर चुका था, तो अब सी एफ मेरा बराबर हो गया एफ पी के। यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इन दोनों साइड को सी एफ को और एफ पी को जोड़ दूं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाता है, जिनमें एफ पी जो थी वो मेरी फोकल लेंथ थी। तो मैं यहां से कह सकता हूं एफ पी प्लस एफ पी यानी 2fp इक्वल्स टू सीपी, और सीपी है मेरा आर के बराबर। यही मैंने यहां लिख रखा है डियर स्टूडेंट, सीपी इक्वल्स टू सी एफ प्लस एफ पी। सी एफ को मैं पहले ही ऊपर एफ पी के बराबर प्रूव कर चुका हूं, तो एफ पी प्लस एफ पी इक्वल्स टू 2fp, और जो एफ पी है वही मेरी फोकल लेंथ है, इसलिए मैंने यहां मेंशन कर दिया r इक्वल्स टू 2f या f इक्वल्स टू r/2। इस चीज को मैंने दूसरे तरीके से मेंशन कर दिया, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कुल मिलाकर के 4 लाइनों का प्रूफ है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन डायग्राम आपको प्रॉपर क्लियर होगा तभी आप लोग इसको ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इससे मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल, ज्यादा मुश्किल नहीं, हम लोग मिरर फॉर्मूले की बात करें। नेमिंग से ही क्लियर हो रहा है, ये जो फॉर्मूला हमारा होगा ये हमारा किसके लिए होगा? मिरर्स के लिए होगा। और मिरर फॉर्मूले में जो खास बात है वो ये है, फॉर्मूला तो सबको याद है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कि ये जो बीच में साइन आता है 1/u और 1/p के बीच में, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा डियर स्टूडेंट्स। ये मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तो मैं UVF के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको देना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस, और F है फोकल लेंथ। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें क्लियर होंगी। कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें डिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग पोल से करते हैं। ये रहा पोल, पोल से, ये मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है तो पोल से बी तक की जो डिस्टेंस है दैट मस्ट बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैंने यू लिखा है। पोल से मान लीजिए ये इमेज है तो इमेज तक की जो डिस्टेंस है यानी बी डैश तक की जो डिस्टेंस है
इसको मैंने इमेज डिस्टेंस कहा है, v से डिनोट किया है, और पोल से ही फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको मैंने फोकल लेंथ कहा है और स्मॉल f से डिनोट किया है। इन तीनों के बीच में रिलेशन यहां लिखा है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। अगेन ये कोई नई बात नहीं है, आप 10th में ये प्रूफ भी करके आए हो, लेकिन मुझे ये रिकॉल कराना है आप लोगों को, इसलिए यहां देखना दिखाना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मुझे डायग्राम की हेल्प लेनी है। डायग्राम अगर मेरे को समझ में आ गया तो 80% काम खत्म हो गया। डायग्राम में अगर मैं गड़बड़ करता हूं, रूट मेमोरी में डालता हूं, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डियर स्टूडेंट, डायग्राम मैं यहां आपको जरूर एक बार शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ये कॉनकेव मिरर मैंने लिया है। अगेन मैं सेम कॉन्सेप्ट कॉन्वेक्स के लिए भी ले सकता हूं, सेम कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो डजंट मैटर, बस इमेज फॉर्मेशन फर्क होगा। ये मैंने क्या ले लिया बच्चों, कॉनकेव मिरर ले लिया, पॉलिश सरफेस बाहर वाला है, इसका जो पोल है वो यहां पे है। इस कॉनकेव मिरर के लिए फोकल पॉइंट यहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आपके सामने हो गया क्या, PFCB। अब मैंने B पर कोई अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसको नाम दिया है AB। इस हाइट की बात करता हूं, हालांकि भी जरूरत नहीं है, तो दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से मैंने अपने पर्पस के लिए 3 रे कंसीडर किए हैं डियर स्टूडेंट्स। पहली रे पैरेलल टू एक्सिस जाती है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के बाहर निकलेगी, दैट इज, मैंने रेड कलर से इसको इंडिकेट कर दिया। अब जो दूसरी रे है डियर स्टूडेंट्स, उसको मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ में वापस आ जाएगी। दोनों ही रे ए डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज फॉर्मेशन मेरा ए डैश पॉइंट पे होगा। अब तीसरी रे भी मैंने यहां कंसीडर कर रखी है अपने पर्पस के लिए। वो तीसरी रे मैंने पी पे इंसिडेंट कराई है, यानी इसके पोल पे इंसिडेंट कराई है। इस रे के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल टू सरफेस की तरह से काम करेगा। ये वाला एंगल आई होगा तो ये आर होगा। नो डाउट आई के बराबर आर एंगल बनाते हुए ये तीसरी रे मेरी इस तरह से पास आउट होगी। ऑब्वियसली ये तीनों रे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। अल्टीमेटली मेरा जो इमेज फॉर्मेशन है वो ए डैश तक हो जाएगा। ध्यान रहे, जो मेरी ऑब्जेक्ट की टिप थी ए, उसका इमेज फॉर्मेशन ए डैश पे हो रहा है। अब एक बच्चा कहता है कि जो इसका बॉटम था बी पे, उसका क्या हुआ? डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? बी से भी रे निकलेगी, ये रे निकल करके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ पी पे जाके टकराएगी, जिसके लिए इंसिडेंट एंगल 0 होगा। ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा, सेम पाथ को ट्रेस करते हुए वापस आ जाएगी। अब होगा क्या कि जहां पर मेरा ए डैश पॉइंट आ रहा था, वहीं पर बी डैश में कंसीडर कर लूंगा परपेंडिकुलर डालते हुए, बिकॉज ऑफ मेरा यहां जो ऑब्जेक्ट खड़ा था वो भी परपेंडिकुलर ही खड़ा हुआ था। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, जितनी भी रेज हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एक छोटी सी बात और रह गई, क्या? डिस्टेंसेस को लेकर के। पोल से एफ तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ स्मॉल एफ कहा, पोल से ए डैश तक की डिस्टेंस को वी कहा, इमेज डिस्टेंस। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू कहा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मैं न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूंगा। न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर मैं बात यहां करना चाहता हूं तो बड़ा मजे से बड़ा अच्छी वाली बात कर सकता हूं। कैसे? जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको डिस्कस किया था, इसको आगे बढ़ाइए। ये दूसरी लाइन लीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नॉर्मल साइन कन्वेंशन होता है, जिसमें हम लोग 0 0 ओरिजिन को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एक्स और वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में
एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। डिस्टेंसेस मेरे को कहां से मेजर करनी है, पी से मेजर करनी है। दूसरा जो मैंने आपको तरीका बताया था वो ये बताया था कि अगर पी से इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में बढ़ता हूं तो डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। अगर मैं पी से अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेता हूं तो वो नेगेटिव होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और पी से मैं वापस आ रहा हूं एफ को मेजर करने के लिए, पी से वापस आ रहा हूं मैं इमेज को डिस्टेंस लेने के लिए, और P से वापस आ रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी यहां पे U भी नेगेटिव होगा, V भी नेगेटिव होगा और F भी नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। जो मेरा पहला तरीका था जिसमें मैंने क्या कंसीडरेशन में रखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में सब कुछ माइनस ही माइनस है, तो ऑब्वियसली देखिए माइनस माइनस माइनस। तो नो डाउट एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा कहां से, P से अपोजिट टू इंसिडेंट रे डायरेक्शन, वो सारी नेगेटिव होंगी। इन चीजों को मैंने यहां पे नीचे लिख रखा है। तो आई होप सो आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया, आपकी एंगल फॉर्मेशन क्लियर हो गई, आपका डिस्टेंस मेजरमेंट क्लियर हो गया। न्यू साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको माइनस के साइन भी क्लियर हो गए। एक बात और भी मैं क्लियर करता हूं जिसकी आगे हमें जरूरत होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे HO हमारा पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हमने लिया है। देखिए दोनों चीजों को मैं पैरेलल बता रहा हूं और दोनों को आपने भी पैरेलल ही सोच के चलना है, लेकिन लिखेंगे तो आप ये क्वाड्रेंट 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। लिखते समय आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ये बस 3 बातें, 4 बातें देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां ये जो मेरा इमेज बन रहा है, यहां इमेज हाइट जो होगा वो मेरा नेगेटिव में होगा। तो आई होप सो साइन कन्वेंशन पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। काफी कुछ हौच-पौच सा आप लोगों को इस डायग्राम के ऊपर लग रहा होगा। हमारी क्लासेस की ये खासियत है, हमने कुछ भी लिखा है समझाते हुए, अलग-अलग कलर्स को यूज करते हुए आप उन सारी चीजों को ग्रैस्प कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर दोबारा से पूरी को देखिए, फिर समझ में नहीं आया तो फिर वीडियो को पीछे ले जाइए। लगता है कि जो आपको चीजें मुश्किल लग रही हैं उनको नोट्स के ऊपर मेंशन करते जाइए। नोट्स आपके पास में हार्ड कॉपी है, आप उसके ऊपर उसको मेंशन करते चले जाइए। तो रिलेशन दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट, रे डायग्राम, डिस्टेंस मेजरमेंट। अब मैं जितना भी एनोटेशन है इसको हटा रहा हूं, ओरिजिनल इमेज आपके सामने आ जाएगी, उसको फिर दोबारा से ग्रेस्प करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे मैंने सारा कुछ आपको क्या समझाया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ मुझे यह सीखना है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। देखिए यहां कॉन्ग्रेंस हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे, कॉन्ग्रेंस के बेसिस पे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो डायग्राम है, डायग्राम का जो साइन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहां पे ले लिया। यहां जो रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, क्या r इक्वल टू 2f, r और 2f दोनों ही नेगेटिव में है, इसलिए हम लोगों ने यहां पे Cp इक्वल टू माइनस r इक्वल्स टू माइनस 2f पहले ही मेंशन कर दिया कि अगर कहीं जरूरत होगी तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने यहां पे दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। अब ट्रायंगल कौन से दो कंसीडर करने हैं इसको याद रखना बड़ा आसान सा काम है, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं साथ साथ। देखिए एक ट्रायंगल मेरा बनता है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट है AB, तो ABC एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया A', C दोनों में कॉमन है। दोनों ट्रायंगल्स को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। रीजन बिहाइंड इट सिंपल सा, देखिए C एंगल जो AB की तरफ बन रहा है वही C एंगल A', B' की तरफ बन रहा है, बिकॉज ऑफ दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी चीज, दूसरी चीज, AB इरेक्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है, 90 डिग्री पे है, ये भी मेरा 90 डिग्री पे है,
ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू एबीसी, सॉरी मेरे को कॉन्ग्रुएंस नहीं कहना चाहिए, दैट इज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलरिटी हमने यहां पे प्रूव की। अब हमें क्या करना है, जो डायगोनल वाली साइड हैं जैसे AC है और CA डैश है, इसको छोड़ देना है, इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं है। हम लोगों को कॉन्ग्रुएंस जो लगानी है वो लगानी है AB एंड A डैश B डैश, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट्स हैं। दूसरा BC एंड CB डैश, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रुएंस अगर मैं इसमें लगाता हूं तो देखिए A डैश B डैश ओवर AB इक्वल्स टू CB डैश ओवर BC। अब मेरे को अगले स्टेप में क्या करना है, ये जितनी भी डिस्टेंस हैं, जितनी भी डिस्टेंस इन द सेंस जो CB डैश है या BC है, इन सबको मेरे को पोल से मेजर करके लिखना है, इन टर्म्स ऑफ पोल लिखना है। देखिए अगर मैं BC की बात करता हूं, मैं क्या करूंगा, B से P तक जाऊंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा C से P तक को। BC अगर मुझे चाहिए तो B से P गया और C से P गया, तो B से P में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया C से P, अल्टीमेटली मेरे को BC मिल गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं CB डैश की बात करता हूं तो मैं C से P जाऊंगा और B डैश से P जाऊंगा, तो CP में से B डैश P को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो CB डैश मिल जाएगा। यही काम मैंने ये कर रखा, CP माइनस B डैश P अपॉन BP माइनस CP। अब इसको अलोंग विद साइन कन्वेंशन जो मैंने ऊपर यहां आपको समझा रखा है, ये चारों चीज मैंने यहां पे प्लेस कर दी। डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल तो मैंने यहां पे किस में लिया, सिमिलरिटी में लिया, और उस चीज को यहां प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब मैं दूसरी तरफ एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। दूसरा ट्रायंगल मेरा जो कंसीडरेशन में है वो अगेन क्या है, मेरे को ऑब्जेक्ट और इमेज को लेके है, लेकिन अब मेरा ऑब्जेक्ट होगा P पॉइंट होगा, इमेज होगा P पॉइंट होगा। अभी भी अगर मैं देखता हूं तो दोनों ट्रायंगल्स में जो P पॉइंट है वो मेरा कॉमन है। अगेन इसकी जब मैं सिमिलरिटी की बात करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी की बात करूंगा, तो A से P को मुझे कंसीडर नहीं करना, A डैश से P को मुझे कंसीडर नहीं करना, यानी डायगोनल्स को मेरे को कंसीडर नहीं करना। अगेन ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट को कंसीडर करना है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर डिस्टेंसेस हैं उनको कंसीडर करना है। उनके बीच में मेरे को रिलेशनशिप डालनी है। ये रिलेशनशिप मैंने यहां पर डाल दी, A डैश B डैश ओवर AB इक्वल्स टू B डैश P ओवर BP। डियर स्टूडेंट्स, इनको अलोंग दिस साइन कन्वेंशन माइनस V और माइनस U लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने 1 कहा, नीचे वाली इक्वेशन को मैंने 2 कहा। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंपेयर करता हूं तो दोनों इक्वेशंस में मैं क्या देख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में भी A डैश B डैश अपॉन AB है और सेकंड इक्वेशन में भी A डैश B डैश अपॉन AB है। जब ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो नो डाउट जो दूसरी तरफ मेरा CB डैश या BC है वो मेरा B डैश P और BP के बराबर होगा। अल्टीमेटली मैं क्या कहता हूं, इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि ये वाली जो चीज थी वो निश्चित रूप से इसके बराबर है। अल्टीमेटली मैंने यहां पे ये लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद बस एक स्टेप ध्यान रखना है मुझे। क्या ध्यान रखना है बच्चों, जो भी मेरा यहां इक्वेशन निकल के आया उसको UVR से डिवाइड करना है। क्या UVR से डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स। बस जैसे ही मैं UVR से डिवाइड करता हूं इस पूरी इक्वेशन को, तो जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है, क्या 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U मेरे को मिल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां मैंने इसको मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए हम लोगों ने निकाला जब हमारी रियल इमेजेस बन रही थी, यानी जो हमारा डायग्राम है वो इस चीज के लिए था। आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे, कैसे भी डायग्राम बनाएंगे, आपको इक्वेशन एज इट इज मिल जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये बात मैं यहां पे समझना चाहूंगा। नो डाउट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ
हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मेरा लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी लेंथ के अकॉर्डिंग कितना मेरा साइज बढ़ गया या कम हो गया, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो लीनियर इमेज फॉर्मेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको क्लियर होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और जस्ट मैग्निफिकेशन। आप इसको सिर्फ मैग्निफिकेशन भी कहेंगे तो उसका मतलब यही है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे तब भी यही है। हाँ, अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं एरियल मैग्निफिकेशन, यानी एरिया में होने वाला मैग्निफिकेशन, तो वो अलग होता है और निकालना भी बड़ा आसान सा काम है। आप इसको बस स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना, HI स्क्वायर ओवर HO स्क्वायर लिख दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा एरियल मैग्निफिकेशन, जो आगे आप लोगों को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी, अब इसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, रिजल्ट्स हम लोगों के क्या होंगे, ये बात जरा हम लोग देखना चाहेंगे। नो डाउट थोड़ी सी स्पीड मैंने फास्ट रखी हुई है, उसका रीजन ये है कि ये सारी चीजें आप लोग पहले ही पढ़ के आए हो। द सेम मिरर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो भी फॉर्मूला हमने निकाला है ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए ही वैलिड है। इवन हमारी इमेज रियल बने या वर्चुअल बने, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड है, यानी इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली बड़ी है। अगर मेरा m छोटा है 1 से तो इमेज मेरी डिमिनिश्ड है, यानी कि वो साइज में छोटी है ऑब्जेक्ट से। अगर m का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, माइनस और प्लस का साइन हमें यहां कंसीडर नहीं करना, अगर मैग्नीट्यूड 1 है यानी इमेज मेरी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली बराबर है। डियर स्टूडेंट्स, अगर m के आगे पॉजिटिव साइन आता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि v पॉजिटिव है, यानी जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, इमेजनरी होगी और सीधी खड़ी होगी। अगर नेगेटिव साइन आता है तो ऐसी स्थिति में आपकी इमेज जो है वो इनवर्टेड होगी। कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको इस चीज को लेके, हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो। ये देखिए, ये सपोज मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज, तो यहां निश्चित रूप से एक माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जब अगर ये साइन आता है तो ऐसी स्थिति में जो मेरी इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। अब रियल की बात सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स। रियल की अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, अब ये इमेज फॉर्मेशन मैंने किया। अगर इसका इमेज फॉर्मेशन सपोज यहां होता है तो देखिए ऐसी स्थिति में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये मेरा माइनस का u है और ये मेरा प्लस का v है। तो केस की अगर मैं बात करता हूं तो केस मेरा बनता है m इक्वल्स टू HI ओवर HO या v ओवर u। देखिए माइनस का साइन या तो इधर होगा या तो फिर इधर होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ होगा। जब भी होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अब अगर मान लीजिए मेरी इमेज मिरर के पीछे बनती है तो ऐसी स्थिति में v पॉजिटिव हो गया और u नेगेटिव हो गया। अगर मेरी इमेज मिरर के आगे इसी साइड पर बनती है तो देखिए यहां u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव है। तो डिस्टेंस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। निश्चित रूप से अगेन ये सारी की सारी चीजें आप लोग पीछे पढ़ के आए हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने की जरूरत है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप सेल्फ रियलाइज कीजिए, जो मैंने इमेज फॉर्मेशन आपको बताया है उसको एक बार कंसीडर कीजिए। कोई भी डाउट आता है देन यू मे व्हाट्सएप। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे एब्रिएशंस की। एब्रिएशन क्या होता है? दोष। जितने भी हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर हैं इनमें दोष क्या हो सकते हैं? तो स्फेरिकल एब्रिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। स्फेरिकल एब्रिएशन में होता क्या है? बेसिकली अगर कोई मिरर बड़े अपार्चर का है तभी ये एब्रिएशन आता है।
अगर छोटे अपर्चर का कोई मिरर है तो ये एब्रिएशन या दोष नहीं आएगा। इस दोष में क्या होता है पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। डियर स्टूडेंट देखिए, ये मान लीजिए बड़े अपर्चर का मेरे पास में मिरर है। क्या है? बड़े अपर्चर का मिरर है। ये देखिए, इसका अपर्चर जो है वो काफी बड़ा है। ऐसी स्थिति में जो एक्सिस के पास वाली रेज हैं इनको पैरेलैक्सियल रेज के नाम से हम कहेंगे, और जो दूर है एक्सिस से काफी दूर, एक्सिस से काफी दूर, इनको मार्जिनल रे कहेंगे, यानी जो मार्जिन पे है। नो डाउट, जब रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेप्ट करने की बात आएगी तो जो मार्जिनल रेज हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी फोकस हो जाती हैं या जल्दी इंटरसेप्ट कर जाती हैं, पोल के नजदीक इंटरसेप्ट कर जाती है। जल्दी का मतलब पोल के नजदीक इंटरसेप्ट कर जाती है। और जो पैरेलैक्सियल रेज होती हैं वो पोल से कंपैरेटिवली थोड़ी दूर जाकर के इंटरसेप्ट करती हैं। अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि दो फोकस आ जाते हैं। जब दो फोकस आ जाते हैं तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो इन दोनों फोकस के बीच को लेकर के हो जाएगा, अल्टीमेटली ब्लड इमेज बनेगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां स्फेरिकल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि स्फेरिकल एब्रिएशन क्या होता है तो आप इसे लिखेंगे कैसे? डायग्राम तो आपने बना दिया, समझ में भी आपको आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे? दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। ये दो बातें ध्यान से देनी है, लार्ज अपर्चर में ही ऐसा होता है, छोटे में नहीं होता। टू ब्रिंग ऑल द रेज ऑफ वाइड बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट टू ए फोकस, यानी एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये इनएबिलिटी होती है किसकी? स्फेरिकल मिरर्स की। इसी इनएबिलिटी को हम लोग स्फेरिकल एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इससे बचें कैसे? देखो बड़ा अच्छा सा तरीका है। ये जो मार्जिन रेज हैं इनको हम काट रहे हैं, या जो पैरेलैक्सियल रेज हैं इनको काट रहे हैं, तो क्या करते हैं? यहां पर ऑब्स्टिकल लगा देते हैं, या तो बीच में ऑब्स्टिकल लगा देते हैं। अगर बाहर वाली रेज का मेरे को फोकस चाहिए तो मैं बीच में ऑब्स्टिकल लगा दूंगा, अगर मेरे को पैरेलैक्सियल का फोकस चाहिए तो मार्जिन रे के आगे ऑब्स्टिकल लगा दूंगा। अल्टीमेटली एक ही फोकल लेंथ मिलेगी मेरे को। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने दिया, बाय यूजिंग स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर। छोटा अपर्चर है तो ये रोग होगा ही नहीं। अगर बड़ा है तो स्टॉपर्स लगा देंगे, या तो मार्जिनल के आगे या तो पैरेलैक्सियल के आगे, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लार्ज अपर्चर के मिरर्स के बजाय क्या लगा दें? पैराबोलिक मिरर्स लगा दें। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद क्लास आपकी ओवर। चलिए, न्यूमेरिकल कराना इसलिए जरूरी है कि ज्यादातर बच्चे मिरर फॉर्मूले को यूज करते में एक गलती कर बैठते हैं, थोड़ा हाइपर हो जाते हैं। भैया हाइपर नहीं होना, क्या गलती करते हैं वो सुन लीजिए। 1/f = 1/u + 1/b। सिंपल सा फॉर्मूला है। तीन वेरिएबल मुझे दिख रहा है, तीन में कोई भी दो नोन होंगे, तीसरा पूछेगा। बस जो दो नोन हैं उन्हीं का साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। जो तीसरा अननोन है, बेशक आपको आता है, आप अपनी तरफ से साइन कन्वेंशन अननोन क्वांटिटी का नहीं डालेंगे। अननोन क्वांटिटी का साइन कन्वेंशन कैलकुलेशन के बाद अपने आप से निकल के आएगा। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, चाहे वो मिरर का केस हो या आगे लेंस का केस हो, कोई भी अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी का साइन आपको अपनी मर्जी से नहीं डालना, या हमेशा उसको पॉजिटिव आपने लेके चलना है, अपने आप से कैलकुलेशन के बाद सही होके आ जाएगा। और जो नोन क्वांटिटी है उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका साइन आपको डालना ही डालना है। दैट इज द कांसेप्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्वेश्चन देखता हूं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी दो सिचुएशन है, एक में 10 सेंटीमीटर और एक में 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। तो भैया देखो, सबसे पहले क्या है? कॉनकेव है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, सॉरी फोको 7.5 हो गया माइनस के साइन के साथ, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का 15 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ ईच केस।
ठीक है, अब बात करते हैं, दो केस है, तो मान लीजिए U1 है मेरा माइनस का 10 सेंटीमीटर और U2 है मेरा माइनस का 5 सेंटीमीटर। बन गई बात डियर स्टूडेंट्स। आपको दोनों केस के लिए फोकस पॉइंट पे रखिए, साइन कन्वेंशन माइनस आपने डालना ही है। पहले केस में माइनस 10 आपने डालना है, v निकाल दोगे, माइनस का है प्लस का है, वो कैलकुलेशन से पता लगेगा। दूसरे केस में f आप माइनस 7 पॉइंट डालोगे और U2 आप माइनस का 5 सेंटीमीटर डालोगे, v आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर आपने मैग्निफिकेशन के लिए क्या करना है, hi ओवर ho इक्वल्स टू v ओवर u, माइनस का साइन या तो यहां होगा या तो यहां होगा। अब देखिए यहां तो आपको पता है नहीं, तो आप इसी को यूज करें। u तो आपका माइनस होता ही होता है, आपको पता है। v यहां से निकल के आएगा, अगर प्लस निकल के आता है तो प्लस डालिए, माइनस निकल के आता है तो माइनस डालिए। तो इस तरह से आपको मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं समझता इसमें कहीं कोई दिक्कत है। जहां तक एक दिमाग में इमेज बनाने की बात है, बना लो भैया। ये देखो, ये आपने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये ले लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 15 सेंटीमीटर, ये ले लिया आपने फोकस कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब आपने एक बार u लिया 10 सेंटीमीटर, तो देखो यहां पे आएगा आपका u1 माइनस का होगा 10 सेंटीमीटर पे। दूसरे केस में आपका है -5 आपका यहां पे होगा u2 का केस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके लिए आप रे डायग्राम बनाओगे, इसके लिए रे डायग्राम बनाओगे, नो डाउट आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ओवरलोड कर रहा हूं क्वेश्चन को। आप अपने ब्रेन का यूज करेंगे, पूरा रे डायग्राम एग्जैक्ट बनाएंगे स्केल टू फिट। ठीक है, दो चार क्वेश्चन का स्केल टू फिट अगर डायग्राम बना लेंगे तो फिर गलती होने का मतलब ही नहीं बनता। बस दो चार क्वेश्चन का आपने स्केल टू फिट बनाना है। तो यहाँ दो क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा आपके असाइनमेंट में है, आप दूसरा क्वेश्चन घर पे करेंगे। और इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन की जहां तक बात है तो मैं अभी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। दैट इज हियर, ये रहा बच्चों। पहले केस में लगाया v -30 आ गया, दूसरे केस में लगाया -10 आया, दोनों को हम लोगों ने यहां पे प्लेस किया, दैट इज -30। ये मैग्निफिकेशन आ गया डियर स्टूडेंट पहले केस का। अब दूसरे केस की बात करते हैं, u -5 सेंटीमीटर है, v हमारा -7.5 था, यहां से v जो है वो 15 सेंटीमीटर आ गया, v 15 सेंटीमीटर आ गया, मैग्निफिकेशन आपने डाला माइनस का v ओवर u 3 आ गया। तो आई होप सो आपको यहां से कंक्लूजन्स भी क्लियर होंगे। माइनस का 30 है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज है। प्लस का है, इसका मतलब इरेक्ट है। दोनों ही केसेस में 3 और 30 मैग्नीट्यूड जो है वो मेरा 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हैं, जितना मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे सारे कंक्लूजन्स भी यहां पे लिख रखे हैं। इट में भी कुछ बच्चों को स्पीड फास्ट लगी हो, तो जानबूझ के मैंने ऐसा किया है जिससे कि कंटेंट काफी कुछ कवर हो जाए। ये सब आप 10th में पढ़ के आए हो, आई होप सो आप इसको एंजॉय करोगे। कीप सेफ, बी सेफ।